हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ और साथ ही एमफी की वाइस चेयरपर्सन राधिका गुप्ता जी। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवरात्रि के इन शुभ दिनों में आपने हमारी रिक्वेस्ट को मानकर समय दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरुआत आपके एक इंटरेस्टिंग फंड के साथ करना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों को शायद बहुत ज़्यादा ना भी पता हो। अप्रैल 2037 यानी कि 15 साल की मैच्योरिटी का बॉन्ड फंड एक लॉन्च किया है एडलवाइज ने। क्या इसका पर्पज़ है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फंड अच्छा है, ये जरा समझाइए। देखिए, इसको ये पहला 15 साल का फंड है। और क्या है कि आज के दौरान में इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ गए हैं, ये हमने देखा है। तो जो निवेशक लंबे समय के लिए 15 साल के लिए एक हाई इंटरेस्ट रेट पे निवेश करना चाहते हैं और इसका पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका कुछ 7.25% रहेगा, उनके लिए हमारा मानना है कि बहुत अच्छा मौका है 15 साल के लिए एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न लॉक इन करने का। खासकर एफडी के मुताबिक, एफडी रेट्स तो अभी बढ़े नहीं है, वहां 4.25% मिलता है। तो इसको लॉन्च करने का वो ये था। और इसमें जो अंडरलाइंग पेपर है वो भी बहुत सिंपल है, जीसेक है और एसडीएल है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं। तो कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है और लंबे समय के निवेशक के लिए, रिटायरीज के लिए जिसको 7.25% लॉक इन करना है 15 साल के लिए, उस मुताबिक हमने ये लॉन्च किया था। हमें लगता है जब इंटरेस्ट रेट्स आए हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कर लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रही हैं और इन बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेट्स पर ही एक राय आपसे लेना चाहता हूँ, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे हमारे यहाँ कल पॉलिसी है। क्या व्यू आपका बन रहा है दोनों ही जगह की ब्याज दरों को लेकर? देखिए, आई थिंक अमेरिका में तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो शायद उन्होंने 1970s में देखी थी। तो उनकी सिचुएशन तो थोड़ी सी यूनिक है। जहां तक इंडिया की बात है, हमें लगता है ये जो रेट हाइक है ये ज्यादातर हो गई है। अब 25 पैसा ज्यादा हो सकती है, शायद हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है लेकिन इतनी सिवियर नहीं है अमेरिका के मुताबिक। तो इन इंडिया मेरे हिसाब से वी आर क्लोजर टू द एंड। यूएस में आई थिंक अभी टाइम लगेगा। ओके, तो चलिए हमारे यहाँ मतलब कल जो बढ़ेगी मान लें आखिरी होगी वो। अब ये इंडिविजुअली तो नहीं है, आप बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, जी लेकिन फैग एंड ऑफ द जर्नी पे शायद हम हैं। जी अभी आरबीआई जरूर ग्रोथ देखेगा, इन्फ्लेशन देखेगा, इंटरेस्ट रेट्स तो एक बड़ी डायनामिक चीज जी होती है, जी, लेकिन सर्टनली हम एक फैग एंड पे हैं। ठीक बात है। राधिका जी, चूंकि आप तो सीआईओ हैं तो डेट इक्विटी सब देखती है, तो जरा इक्विटी मार्केट पर भी एक बार राय दीजिए आपकी। क्या आउटलुक है? क्या इंडियन मार्केट मजबूत रहेंगे या ग्लोबल मार्केट्स के चलते थोड़ा प्रेशर आ सकता है? देखिए, आई थिंक इसके दो हिस्से हैं। अगर आप कोर इंडियन इकोनॉमी देखें तो वो एक्चुअली काफी अच्छे हाल में है यूएस और यूरोप के कंपैरिजन में। यूएस में तो रिसेशनरी उसकी बात हो रही है। अगर आप कोर इंडियन इकोनॉमी देखें, बॉटम अप अर्निंग्स ग्रोथ देखें, तो वो काफी मजबूत हालातों में है। तो अगर मीडियम टर्म में, अगर आप 2-3 साल का इक्विटी का व्यू देखें तो वो मेरे हिसाब से अभी भी कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हम वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले महीने में भी एक्सपीरियंस की है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इतना सब कुछ हो रहा है। वो हो सकती है, हुई है और भी हो सकती है। क्योंकि ये जो डीकपलिंग है ये मैं मानती नहीं हूँ। अगर विदेशी मार्केट्स में इतना नॉइज होगा तो शॉर्टर टर्म इम्पैक्ट आपको इंडिया में भी दिखेगा। लेकिन कोर इंडियन इकोनॉमी हमारे हिसाब से अभी भी काफी स्ट्रांग है। और दूसरी मैं बात बताना चाहूंगी कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 2008 जितना पैसा इंडिया मार्केट से निकाला है। लेकिन आप देखेंगे कि आई थिंक 2008 में मार्केट 50% गिरा था, इस बार 10-15% गिरा है। तो कोर कैपिटल मार्केट्स में भी जो रिटेल निवेशक, जो डोमेस्टिक निवेशक है, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा इंडियन मार्केट्स का मूल माहौल। अब ये बताइए कि इंडियन मार्केट्स में आपको, चूंकि हमारे मार्केट्स, हमारी इकोनॉमी ठीक दिख रही है, कहाँ ऐसी थीम्स या सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हैं? देखिए, हम शायद 3 थीम्स, और मैं सेक्टर्स नहीं थीम्स के बारे में बात करूंगी। एक तो है हाउस होल्ड कैपेक्स और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का जो रिवाइवल है,
उस पे हम लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। तो उसके रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्रियल्स है, उसके बारे में हम बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं और काफी टाइम से कंस्ट्रक्टिव रहे हैं। दूसरा, दर्शकों को शायद दिख रहा होगा कि जो रियल एस्टेट साइकिल है इंडिया में, वो शायद बॉटम अप आउट हो गई है काफी मुश्किल समय के बाद। तो अगर रियल एस्टेट साइकिल में एक रिवाइवल होगा तो उसके जो एंसिलरी क्षेत्र हैं, फॉर इंस्टेंस होम बिल्डिंग, वहां आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और तीसरा जो हमें क्षेत्र लगता है वो रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट प्रोमोटेड कैपेक्स है। अब उसका लिंकेज हो सकता है आपका पीएलआई पे, उसका लिंकेज हो सकता है चाइना प्लस वन पे। तो इसके जो सारे मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सारे सेक्टर्स हैं उन पे हम कंस्ट्रक्टिव है। नेट नेट अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखें तो वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे, डोमेस्टिक डिमांड रिवाइवल पे कंस्ट्रक्टिव हैं, और लेस एक्साइटेड हम हैं ग्लोबली लिंक थीम से, जैसे आईटी सर्विसेज। ओके, तो ये आपके लिए निवेश के लिहाज से बेहतरीन थीम्स। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और हमसे, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। राधिका गुप्ता जी, एमडी और सीईओ एडलवाइज म्यूचुअल फंड से आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे